नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के न्यूमेरिकल्स की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। लगातार सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेज मिल रही है और आज हमारी न्यूमेरिकल क्लास नंबर 42 होने जा रही है। काफ़ी अलग अलग टॉपिक पर मैंने आपको क्लासेज दी है। सबसे पहले इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है। काफ़ी सारे पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध है, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस 41 वीडियोज़ भी मिल जाएगी। उन सभी वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आए भी है, आ भी सकते हैं। ज़रूर सभी प्रश्नों को देखना। क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए। एक बार आप अपना फ़र्ज़ पूरा ज़रूर करें कि इस क्लास को एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, कम से कम एक ग्रुप में। बाकी आप जितना शेयर करें आपका बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और क्वेश्चन मैं बोर्ड पर पहले लिख लेता हूं ताकि थोड़ी सी अपनी समय की बचत हो जाए, और पूरा क्वेश्चन लिखें ताकि आपको अच्छे से वो प्रश्न समझ में भी आ जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और एक बार पढ़ करके मैं आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, बता देता हूँ। क्या पूछ रहा है? ABC 3 गांव इस प्रकार बसे हुए हैं कि B पर समकोण बनता है। ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है। वैसे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक तरह से गणित में अपन इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन वैसे है अपने टेक्निकल का ही ये क्वेश्चन। जो गांव की दूरियां हैं, डिस्टेंस बीच में है, वो कितनी है? A से B 3 किलोमीटर दूरी पर है, B से C 4 किलोमीटर दूरी पर है। हमें क्या करना है? A से लेकर C तक की 3 फेज 4 वायर एक लाइन डालनी है। बताओ आपको कुल कितने तार की आवश्यकता होगी? अच्छा क्वेश्चन है। एक बार डायग्राम बनाकर बता दूं तो क्या पूछ रहा है? मान लीजिए कि ये A गांव है, ये B है और ये C है। वो कहता है इस प्रकार बसे हुए हैं कि B पर समकोण बनता है, यानी गांव की स्थिति ये है। समझ गए? A से B यानी ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर की है, B से C यानी ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर की है। हमें क्या करना है? यहाँ लाइन डालनी है A से C के बीच में। मतलब अगर हमें ये डिस्टेंस पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि हमें टोटल तार कितना इसके लिए ज़रूरत होगा। समझ सकते हैं? अब देखो, यहाँ पर 3 फेज 4 वायर लाइन डालनी है। मतलब अगर A से C के बीच की डिस्टेंस हमें पता लग जाए तो हम उसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो अपने मैथमेटिक्स में इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये इसका बेस यानी आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। और क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है कि नहीं फॉर्मूला? यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दोनों पर अंडर रूट लग जाएगा, बस उत्तर निकाल दो। 4 की स्क्वायर करोगे 16, 3 की स्क्वायर करोगे 9, दोनों को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 25, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो उत्तर आएगा 5। डिस्टेंस किलोमीटर में थी, इसलिए ये भी अपन किस में रखेंगे? किलोमीटर में ही रखेंगे। यानी A से C के बीच में दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। सो दैट हमारी टोटल जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 × 4, यानी हमें 20 किलोमीटर लंबी तार की आवश्यकता होगी। हम A से C गांव तक सीधी सप्लाई पहुंचा देंगे। बताइए सवाल समझ में आया क्या? चलिए दोस्तों, सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
क्या कह रहे हैं, 90 मिली हेनरी और 40 मिली हेनरी के दो इंडक्टर है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में जो कपलिंग फैक्टर है, कपलिंग गुणांक है, उसका मान 0.5 है। दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। माय डियर, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फॉर्मूले पर आधारित आपको एक सवाल पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है। वो चाहे तो आपसे म्यूचुअल इंडक्शन की गणना करवा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में करवाई जा रही है, और वो चाहे तो आपसे कपलिंग गुणांक का मान भी पूछ सकता है, जैसे यूपीपीसीएल TG2 में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। कंप्लीट इसका फॉर्मूला ये है, बस इतना सा ध्यान रखो। क्या फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू कपलिंग फैक्टर √L1 × L2। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अगर आपको यहाँ से कपलिंग फैक्टर निकालना है तो L1 L2 √ सहित इसके भाग में आ जाएगा। आई थिंक आप उत्तर कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको। अब तो इसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा। देखो, कपलिंग गुणांक का मान 0.5 है, √ पहली इंडक्टेंस 90 की, दूसरी इंडक्टेंस 40 की। ठीक है, 90 को 40 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आता है आपका 3600 मिली हेनरी है, ब्रैकेट में इकाई लिखते जाएंगे बाद में। 3600 का √ जब आप निकालते हैं तो आई थिंक आपको पता है इसका उत्तर आएगा 60। ठीक बात है। और 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 30 मिली हेनरी। बताइए, म्यूचुअल इंडक्शन के मान की आपको ये फॉर्मूला या तरीका समझ में आया क्या? आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। कपलिंग गुणांक जरूर आपसे पूछा जा सकता है। कपलिंग गुणांक के 3 मान होते हैं, मतलब 4 भी होते हैं। कपलिंग गुणांक का मान इकाई हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से 0.5 के बीच हो सकता है, और 0.5 से इकाई के बीच हो सकता है। थ्योरेटिकल भी बता ही देता हूँ साथ में, 4 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। इकाई का मतलब होता है दोनों इंडक्टर्स परफेक्टली कपल्ड कहलाते हैं। मतलब सबसे अच्छे या सबसे मजबूत कपलिंग किसको मानी जाती है, जब कपलिंग गुणांक का मान इकाई हो। अगर कपलिंग गुणांक का मान 0 है, इसका मतलब देयर इज नो इंडक्टिव कपलिंग, दोनों के बीच में कोई चुंबकीय प्रेरण नहीं है, वो चुंबकीय रूप से जुड़े हुए ही नहीं है। 0.5 से कम हो तो इसको माना जाता है कि लूजली कनेक्टेड, मतलब जुड़े हुए तो है पर थोड़े दूर हैं। और 0.5 से अगर माना जाता है तो ठीक ठाक माना जाता है इसको। ठीक है, स्ट्रॉन्गली तो नहीं बोल सकते पर ठीक है। ये 4 इसके ऑप्शन रहते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको 1 और 2 न्यूमेरिकल तो ये सीखने को मिलेंगे और 1 ये थ्योरेटिकल, कुल मिलाकर 3 चीज़ें आप शायद इस क्वेश्चन से बता पाएंगे। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर में यदि आर्मेचर धारा को 10% कम कर दिया जाए तो उसके टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कमी या वृद्धि ये भी हमें नहीं दिया है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते होंगे। शायद हम सब जानते हैं डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। साथ ही ये भी जानते हैं कि वो फील्ड फ्लक्स के समानुपाती भी है। यानी डीसी मोटर का टॉर्क 2 कारकों पर निर्भर करता है, आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स दोनों के समानुपाती। लेकिन जब सीरीज मोटर का नाम आ जाए तो अपने माइंड में परफेक्टली चीज़ें सेट कर लो कि इसका टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। हालांकि ये सैचुरेशन से पहले होता है। जब फील्ड पोल सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद टॉर्क केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती रह जाता है। लेकिन ध्यान से समझना, जब सवाल में सैचुरेशन से पहले या सैचुरेशन के बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमेशा इसी परिस्थिति को मानना है। एंड स्पेशली लिख ही देता है वो कि अरेखिक फील्ड में चल रहा है, ये अरेखिक कहलाता है क्योंकि ग्राफ रेखिक रूप से नहीं बढ़ रहा, या अरेखिक संतृप्तता क्षेत्र में चल रहा है, मतलब पूरी तरह से फील्ड सैचुरेट नहीं हुआ है। आई थिंक पेपर में लैंग्वेज किस तरह की आती है मैं आपको शायद सही तरह से समझा पा रहा हूँ। आइए ज़रा, अब एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि अगर आर्मेचर धारा में कमी
तो टॉर्क में कमी, कन्फर्म हो गया। यदि आर्मेचर धारा में वृद्धि तो टॉर्क में भी वृद्धि, ये चीज़ें तो कन्फर्म हो गई, राइट। अब बात ये आती है कि कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। तो इसका एक तरीका बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, सुनिए ध्यान से। ऐसी चीज़ें जब भी देना, मान लिया करो कि पहले आर्मेचर करंट 100% थी, अब 10% की कमी कर दी, यानी अब 90% हो गई। मैं वृद्धि का भी एग्जाम्पल दूंगा, अगर 10% बढ़ा देते तो क्या हो जाता, पहले इसका उत्तर सुनो। तो इसमें क्या किया करो, सीधा सीधा वर्ग कर दिया करो, और चाहो तो देखो दोनों में एक एक जीरो कट रही है तो इसको काट भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का वर्ग करो, 9 का वर्ग करो, उत्तर निकाल दो। पहले 100 था, अब 81 है। अब आप चाहे तो इसके 2 उत्तर दे सकते हो, पेपर पर डिपेंड करेगा। या तो वो ये कहेगा कि टॉर्क 81% शेष रह जाएगा, या 81% हो जाता है, मतलब पहले 100% था, अब 81% हो गया, एक बात। दूसरी बात, कमी के सापेक्ष पूछ सकता है, तो 100 में से 81, यानी इन दोनों का आप अंतर कर दो, उत्तर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप देखते हैं तो 19% डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यानी आप 2 भाषा बोल सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि टॉर्क 81% हो जाएगा, या फिर आप ये भाषा बोल सकते हैं कि 19% की कमी हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आ सकता है। अब आ जाओ वृद्धि का ले लेते हैं। मान लीजिए कि वो कमी की जगह ये कह देता कि आर्मेचर धारा को 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाता है। बताइए अब कितना है? देखो पहले 100 था, अब 110 हो गया, फिर 10% बढ़ा दिया ना आपने। एक जीरो इसका हटाया था, एक जीरो इसका भी हटा दो। 10 का वर्ग किया था, 11 का भी वर्ग कर दो। 11 का स्क्वायर आता है 121, 121। तो या तो आप ये बोल दो कि 121% हो जाएगा, मतलब पहले 100% था, अब 121 हो गया। या फिर दूसरी भाषा आप अंतर वाली बोल दो, तो ये बोल दो 21% की वृद्धि हो जाएगी। 2 बातें बोल सकते हो, 21% बढ़ जाएगा या 121% हो जाएगा। कमी के मामले में 19% की कमी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि 81% हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पेपर में आ सकता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नंबर 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छोटा सा क्वेश्चन है और ये तो आप सबको आता है, वैसे करवा देता हूँ रिपीट। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ भी सकता है। बहुत छोटा सा सवाल है, क्या कह रहे हैं देखो। छत पंखा है जिसकी मोटर 0.5 किलोवाट रेटिंग की है। ये 250 वोल्ट सप्लाई पर 0.8 पावर फैक्टर के साथ जब ऑपरेट किया जाएगा तो इसकी करंट बताइए कितनी है, धारा ज्ञात करनी है। देखो छत पंखे की मोटर है, सिंगल फेज एसी होता है ना, एक 3 फेज एसी भी होता है और एक डीसी भी होता है। एक बार तीनों में पावर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। डीसी में शक्ति के लिए हमेशा V/I फॉर्मूला ही लगाना है, चाहे वो आपसे कुछ भी पूछे, क्योंकि डीसी सर्किट सदैव शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ माना जाता है। इसमें जो भी पावर का कंजप्शन होता है वो सदैव वास्तविक शक्ति ही कहलाती है, सक्रिय शक्ति बोलते हैं अपन इसको। V/I से इसका उत्तर निकल जाता है। सिंगल फेज एसी में पावर के लिए जो फॉर्मूला है तो वो होता है VI cos phi। हालांकि इसमें भी जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो, जैसे हीटर के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप V/I से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट है तो VI cos phi करना होगा। 3 फेज सर्किट में जब टोटल पावर हो तो अंडरूट लग जाता है, एक तो 3 का यानी √3, एक आपको लाइन वोल्टेज रखना होता है, एक आपको लाइन करंट रखना होता है, बाकी पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले पावर के आप जरूर याद रखिए माय डियर। यहाँ से भी आपसे कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। भाई पेपर में क्या आएगा देखो, कोई नहीं बता सकता आपको, इसलिए आपको हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इन फॉर्मूलाज को भी याद रखना है, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। अभी आपको ये फॉर्मूला रखना है,
देखो पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, कोस फाई दिया हुआ है, तो करंट बता सकते हो ना। पंखे की धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P/V इंटू कोस फाई। देखो पावर दी हुई है 500 वाट, कैसे पता लगा, स्पष्ट देखो 0.5 किलोवाट लिखा हुआ है, तो किलोवाट तो हटाएंगे ना कैलकुलेशन के दौरान, और V इंटू कोस फाई करके देख लो, ये रहा, ठीक है। गुना भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2.5 एम्पियर। बताओ सवाल समझ में आया क्या। सबसे आसान भाषा में सबसे इजी चीज़ करवाई है। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात ये है कि क्वेश्चन मुझे लगता है ये भी आसान है, ये मैंने करवा रखा है, ये मैंने करवा रखा है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल हो जो आप समझना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्वेश्चन, और अगली क्लास में वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल बैनर पर मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे तो बैक में कवर फ़ोटो लगी रहती है चैनल की, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास को प्लीज़ एक ग्रुप में कम से कम शेयर ज़रूर करें, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, और हाँ, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा।